ना न्यूमेरिकल करो ना डेरिवेशन करो, फिर भी लेकर आओ फिजिक्स में टॉप मार्क। ये वीडियो फेल होने वाले बच्चों के लिए पास होने का अंतिम मौका होने वाली है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं, इसे देखने के बाद आप बिना न्यूमेरिकल बिना डेरिवेशन के भी बहुत अच्छे मार्क ला सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में कमजोर होते हैं, लेकिन थ्योरिकल पार्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए स्पेशल मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और ऐसे स्टूडेंट जिनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, तो आप भी टेंशन ना लें, आपके लिए हमारे चैनल पर लगातार कंटेंट अपलोड हो रहा है। आप उसको अच्छे से देखें, उसको फॉलो करें, आप भी टॉप स्कोर के साथ पास हो जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को 1 by 1, पॉइंट टू पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को, आप इनको अच्छे से कर लें। और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन नहीं भी आते तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। न्यूमेरिकल के लिए और डेरिवेशन के लिए मेरा ट्रिक का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उनको देख लें और इसको कर लें, काम हो जाएगा। और बात रही जिन बच्चों से कुछ नहीं आता, उनके लिए तो लगातार कंटेंट हमारा चल रहा है, आप बिना पढ़े भी बहुत अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले परमाणु चैप्टर की। परमाणु चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको परमाणु का स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, वैसे होती है। ऐसे करके बीच में गोल गोल होता है एक छोटा सा भाग, उसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, मीन्स न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता। और प्रोटॉन जो होते हैं पी फॉर पॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और बात रही इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। बात खत्म। उसके बाद नाभिक के चारों ओर आपको ऐसे ऐसे राउंड राउंड दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कक्षा। कक्षा बोलते हैं। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, ठीक है। ये है इसका प्रोसेसिंग और स्ट्रक्चर। नो प्रॉब्लम, बस ये समझ लिया, अब चैप्टर आसानी से हो जाएगा। पहला पूछा उसने, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा उसकी शर्त क्या होती है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनकी स्थायी कक्षाएं होती हैं, उसी में ये घूमते रहते हैं, उसी में ये घूमते रहते हैं। उस टाइम पे ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूमेगा, इसी कक्षा में घूमेगा, और जब इस कक्षा में घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, मीन्स ऊर्जा नहीं देगा, ये नहीं देगा। अगर ये दूसरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा लेता है या देता है। तो कहने का मीन्स ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परमानेंट तरीके से रहते हैं और उस कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, उसको उसकी स्थायी कक्षा कहते हैं। जैसे आप अपने घर परमानेंट तरीके से रहते हो, ऐसी इसकी ये स्थायी कक्षा है, परमानेंट कक्षा। तो सिंपल सी बात है, क्या ऐसी कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। इन कक्षाओं में घूमने के लिए इनका कोणीय संवेग जो होना चाहिए वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। क्या शर्त है कि भाई यहाँ पे जिसका कोणीय संवेग, देखो रेखीय चाल से चलता है, रेखीय गति में तो रेखीय संवेग होता है, जब कोणीय चाल से चलता है तो कोणीय संवेग होता है। उसने बोला है कि इसका कोणीय संवेग जो होना चाहिए वो इतने का पूर्ण गुणज होना चाहिए। समझो इसको, ये ऐसे हमने लिख दिया n h/2π। तो अगर पहली कक्षा में घूमना है तो n बराबर 1, तो इसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, h/2π। इसका मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π होगा वो पहली कक्षा में घूमेगा। दूसरी कक्षा के लिए 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2h/2π, 2 से 2 गया तो h/π। इसका मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π होगा वो दूसरी कक्षा में घूमेगा। तो ये है इसकी शर्त, बात खत्म। आगे आता है आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या है। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, देखो हमारे पास कोई परमाणु है और ये गैसीय अवस्था में, गैसीय का मीन ये गैस की फॉर्म में है इस टाइम पे। इस टाइम अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालें, कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, एक इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है। जब हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो किसी चीज को हम खींच के निकाल रहे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमें, तो उसी ऊर्जा को यहाँ पे आयनन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी बात है, परमाणु को दी गई वह ऊर्जा जिससे
परमाणु आयनिक अवस्था में पहुंच जाएगा। यह ऊर्जा ही परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बात समझ आई होगी। अगर ये भारी लगता है तो सिंपल लिख दो कि वह ऊर्जा जो किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक होती है। और भी सिंपल लिख दो, वह ऊर्जा जो किसी परमाणु से गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, जो अच्छा लगे सिंपल लगे लिखते हैं। उसके बाद देखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। मैंने बोला आपको परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, संरचना आनी चाहिए। क्योंकि ये नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से ये और चारों तरफ घूम रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल प्रोटॉन पे प्लस, तो ये बताओ फाइनली क्या आएगा? भाई जीरो इस पर है, इस पर प्लस है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा नाभिक पर? प्लस, क्योंकि जीरो को कोई मतलब नहीं होता। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब आपको दिख रहा है कि भाई नाभिक पर प्लस चार्ज है और नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हमें एक बात और समझनी है। यहाँ पे जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है। इसका मीन्स इसका टोटल जो द्रव्यमान है वो नाभिक में है। ये बात शायद आपको समझ आई होगी। अब हम जो इसमें आपको दिख रहा है वो यहाँ पे लिखना है। देखो क्या, यहाँ पे देखो परमाणु का ज्यादा हिस्सा खाली होता है। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं, उसके बाद ये कक्षाओं में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो मोस्टली आपको कैसा दिख रहा है परमाणु? बताओ कैसा दिख रहा है? खाली दिख रहा है ना, तो हमने लिख दिया भाई खाली होता है। फिर उसके बाद परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में पाया जाता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये भी हमने समझा था। देखो टोटल जो धनावेश है वो कहाँ पे? नाभिक में। और मैंने बोला टोटल जो द्रव्यमान है वो भी नाभिक में माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। तो दूसरा भी हमारा पॉइंट क्लियर है। अब देखो नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। खुद देख लो आप, परमाणु का आकार इतना, नाभिक का आकार इतना छोटा, सिंपल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। देखो वृत्त का मीन्स होता है गोल गोल कक्षाओं में, देखो घूम रहे हैं गोल गोल कक्षाओं में, बात खत्म। फिर आता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। अब देखो आकर्षण बल होता है, कूलाम का नियम बताता है कि भाई इस पे प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो दोनों के बीच क्या होगा? वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर आता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। कमियां क्या क्या रही? तो क्या था, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। स्थायित्व का मीन्स ये स्थायी कैसे रहता है ये नहीं बता पाया वो। उसके बाद यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम का मीन्स होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा में जाएंगे तब तो भाई ऊर्जा अवशोषित करेंगे, लेंगे। जब ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आएंगे तो क्या करेंगे? ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, मीन्स देंगे। तो जब ये ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, उससे रंगीन पट्टियां बन जाती हैं, इसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। तो ये नहीं बता पाया वो, बात खत्म। अब आता है बोर का परमाणु मॉडल। अब देखो बोर का परमाणु मॉडल क्या था कि जो कमियां रदरफोर्ड से रही वो बोहर ने आके पूरी कर दी, बात खत्म। सिंपल सा है, सब कुछ वही है, अभी हमने देखा था। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ये बोहर है, बोहर का परमाणु मॉडल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब पहला, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो बताया, ये तो हमने देखा भी है भाई, इलेक्ट्रॉन है और निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, सिंपल सी बात है। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का मान ये है h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये वाली बात अभी समझाई भी थी मैंने, सिंपल सी बात है। आगे, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये मैंने बताया भी था। ये इलेक्ट्रॉन
उच्च में जाएगा तो ऊर्जा लेगा, उच्च से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा देगा। ये वाली बात मैंने बताई भी थी अभी, सिंपल सी बात है। आगे देखो ये क्वेश्चन भी कर लेना आप, ये क्वेश्चन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेना है, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन देखो, ये आप अल्फा कण प्रकीर्णन बिल्कुल सिंपल में लिख सकते हो, क्योंकि हमने पूरा परमाणु का जो भी सिस्टम था समझ लिया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, बिल्कुल समझ आ जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ कर चुके हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नाभिक की। तो कहने का मीन्स ये है, परमाणु चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद हम बात करें नाभिक चैप्टर की। तो यहाँ पे आता है समस्थानिक समभारिक, काट उदाहरण देकर समझाइए। अभी हमने देखा था भाई, यहाँ पे पढ़ना ओनली नाभिक को, हमने पूरे परमाणु को देखा था, अभी ओनली बीच वाले नाभिक को देखना है। तो नाभिक में क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, ठीक ही नहीं थे, तो सिंपल सी बात है, ठीक, इसको ही पढ़ना है। अब देखो क्या होता है, समस्थानिक किसे कहते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दो नाभिक है, हमारे पास दो नाभिक है, ठीक है, दो नाभिक है, और दोनों नाभिकों में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। डायरेक्टली समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा इसका, सीधी सी बात है, सिंपल में आपको ये लिख देना है। फिर उसके बाद समभारिक, समभारिक का मीन्स, सम का मीन्स समान, भारिक का मीन्स भार। तो हमारे पास दो नाभिक है और इन दोनों के भार क्या है, समान है, तो इसे समभारिक कहते हैं। अब भार समान कब होंगे, सीधी सी बात है, जब इसमें न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर होंगी, सिंपल सी बात है। इनको दोनों को मिलाकर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बोल देते हैं न्यूक्लॉन। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इनके एग्जाम्पल भी देख लेना, उसने टाइप नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। फिर आता है यहाँ पे भाई, नाभिक की द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं, ये बताना, द्रव्यमान क्षति क्या होती है। देखो यहाँ पे क्या है, हमने ये नाभिक बनाया, नाभिक बनाया, नाभिक किससे बना है, न्यूट्रॉन से बना है और प्रोटॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है। रियल में नाभिक का जो भार होना चाहिए था, वो न्यूट्रॉन के भार प्लस प्रोटॉन के भार के बराबर होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। नाभिक का जो कुल भार होता है, इसमें उपस्थित कुल न्यूट्रॉन प्लस कुल प्रोटॉन के भार से कम होता है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान का मीन्स द्रव्यमान और क्षति का मीन्स कमी। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे लिख रखा है। आगे हम बात करें नाभिक के विखंडन। नाभिक, नाभिक मीन्स नाभिक और विखंडन मीन्स खंड होना, और खंड कब होते हैं, जब टूटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाभिक टूट जाएगा, जैसे हमारे पास एक बड़ा नाभिक है और ये टूट जाए और छोटे छोटे नाभिक बना रहे, इसे क्या बोलते हैं, नाभिक के विखंडन कहते हैं। सिंपल, यहाँ पे दो नहीं होगा, जब एक लिखेंगे यहाँ पे, एक भारी नाभिक लगभग, ठीक है। अब आता है नाभिक की संलयन। संलयन का मीन्स होता है जोड़ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जुड़ना मीन्स यहाँ पे नाभिक जुड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे नाभिक है, इन्होंने जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना लिया, छोटे छोटे जुड़ेंगे तो बड़ा नाभिक बनेगा, तो इसे बोलते हैं नाभिक की संलयन। बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं। फिर आता है वंदन ऊर्जा। वंदन ऊर्जा आपको बतानी है। अब देखो यहाँ पे क्या, हमने जब ये नाभिक बनाया होगा, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम पास पास लेके आएंगे, इस तरह से पास पास लेके आएंगे, और हमने नाभिक बना दिया होगा इस तरह से, ठीक है, बना दिया होगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई इसके न्यूक्लियनों को इस तरह से, यहाँ पे पास पास है तो न्यूक्लियनों को इस तरह से खींच के हमें अनंत दूरी तक लेके जाना है, अनंत दूरी तक लेके जाना है, तो जो ऊर्जा चाहिए उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। इससे भी सिंपल आपको पड़ेगा, आप ये लिखते हैं कि जब हम नाभिक का निर्माण करते हैं, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे वंधन ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल पड़ेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जब हम नाभिक का निर्माण करते हैं, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे नाभिक के वंदन ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल में पड़ेगा, आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, और सिंपल करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। फिर आता है भाई अपना विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और उसकी विशेषता। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई परिपथ है और इसमें धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब इसमें धारा बह रही है, हम क्या करें, इस धारा के मान में बहुत तेजी से चेंज करें, कभी 33,000, कभी 11,000, कभी 2,000, कभी, तो मतलब बहुत फास्टली हम इसके धारा के मान में चेंज करें, बहुत तेज। तो क्या होगा, ये बहुत तेजी से यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो इससे परिपथ से चारों ओर क्या निकलने लगेंगे, तरंगे निकलने लगेंगे, इसी को बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग,
क्यों बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे? क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है यहाँ पे, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, मतलब विद्युत धारा को चेंज कर रहे हैं बहुत फास्टली, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषताएं लिखनी है। विशेषताएं लिखनी है तो यहाँ पे पहली विशेषता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश का मतलब क्या होता है कि धारा उत्पन्न हो रही है तो क्या बह रहा है, इसमें आवेश चल रहा है, आवेश चल रहा है ना। जब ये आवेश एक समान गति से चलेगा तो इसमें त्वरण नहीं होगा। जब ये एक समान गति से नहीं चलेगा, मीन्स कभी तेज हो जाए, कभी हल्का, कभी तेज, कभी हल्का हो जाएगा, तो इसमें त्वरण होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है dv अपॉन dt। अगर वेग चेंज होता है किसी का तो उसमें त्वरण होता है। यही बात वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो आवेश है भाई उसमें त्वरण है, क्योंकि उसका वेग चेंज हो रहा है। अगर आपको हार्ड लगता है तो आप ऐसे लिखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे असमान असमान गतिशील आवेश से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सिंपल पड़ेगा भाई यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय तरंगे असमान गतिशील आवेश से उत्पन्न होती है। फिर आता है इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मीन्स ये है कि कहीं पे भी चल सकती है, कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे हमारे लिए हर चीज के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। जैसे हमें बात करनी है किसी से है दूर से, तो फोन हमारा माध्यम है बात करने का। कहीं पे जाना है तो क्या है, जैसे बाइक है हमारी, हमारी फोर व्हीलर है, क्या है, जाने के माध्यम है। तो हमें हर चीज के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, तो इन्हें चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, ये कहीं पे भी चल सकती है। जैसे सड़क चलने के लिए हमें चाहिए, हमारा माध्यम है, तो इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं पे भी चल सकती है। फिर उसके बाद आता है, ये तो सिंपल सी लाइन है, इन तरंगों की निर्वात में चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो ये तो सबको सिंपल सी पता है भाई, प्रकाश चलता है, प्रकाश जिस चाल से चलता है उसी चाल से ये चलती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत का मीन्स होता है 90 के एंगल पे होते हैं। देखो यहाँ पे बन रखा है डायग्राम, यहाँ पे देखो ये तरंग संचरण मीन्स इस दिशा में चल रही है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, और यहाँ पे देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे खड़ा हुआ होता है इस तरह से। तो देखो सब में क्या है, 90 एंगल, 90 एंगल, तो 90 एंगल होता है। सिंपल सा है, आप इसको अच्छे से कर लें। अब हम बात करें यहाँ पे विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो देखो विस्थापन धारा क्या होती है, एक तो हमारी सिंपल धारा होती है, सबको पता होता है। हमारे पास कोई परिपथ होता है, परिपथ में धारा चलती है, उसे हम चालन धारा बोलते हैं, सिंपल वाली धारा होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं चालन धारा। अब बात आती है विस्थापन धारा क्या होती है। विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा एक आभासी धारा है। आभासी का मीन रियल धारा नहीं है, ठीक है, आभासी धारा है। वो कैसे उत्पन्न होती है, देखो यहाँ पे संधारित्र हमारे पास दो प्लेटें हैं, इसकी दो प्लेटें हैं इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच जब हमने बैटरी लगाई, विभवांतर उत्पन्न हुआ, विभवांतर उत्पन्न हुआ, विभवांतर उत्पन्न होने से इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जैसे ही हम यहाँ पे विभवांतर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे विभवांतर में चेंज करने से विद्युत क्षेत्र में चेंज होगा। विद्युत क्षेत्र में चेंज होने से यहाँ पे जो फ्लास्क होगा उसमें चेंज होगा, क्योंकि फ्लास्क का फॉर्मूला होता है, ये देखो यहाँ पे ई में चेंज करोगे तो फाई में चेंज होगा। जैसे ही फाई में चेंज होगा तो यहाँ पे एक धारा उत्पन्न हो जाएगी इस खाली जगह में, इस खाली स्पेस में, उसी को बोलते हैं विस्थापन धारा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती का मतलब ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो चेंज हो रहा है, हम चेंजिंग तो कर रहे हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से प्रेरित करते हैं। फॉर्मूला अपना ये आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी मतलब फ्लास्क में परिवर्तन की दर। उसके बाद हम बात करें एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम क्या होता है। देखो हमने पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है यार, यहाँ पे होता है भाई कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो बंद वक्र के अंदर जो धारा होती है, चालन धारा, उसका म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। बस यहाँ पे क्या किया इन्होंने, दोनों ने मिलकर बोला कि भाई यहाँ पे ये जो है ओनली चालन धारा के लिए है, विस्थापन धारा के लिए नहीं है। अगर हम इसको कहाँ पे लगाते हैं, विस्थापन धारा पे लगाते हैं, तो ये काम नहीं करता। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, आप इसमें थोड़ा चेंज कर लो, इसको हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। उन्होंने बोला भाई इसको ऐसे कर दो अगर काम नहीं करते तो। लो
हमने ऐसे बोल दिया इसको, आई प्लस आई डी, सिंपल, ये हो गया। बस क्या किया हमने, ये कर दिया। यहाँ पे चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा H है। यहाँ पे इसमें हम कुछ चुंबकीय पदार्थ रख देते हैं, चुंबकीय पदार्थ रख देते हैं। जब हम इस चुंबकीय पदार्थ को इस क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर जो चुंबकीय प्रेरणा है वो वेक्टर हुई है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी थ्योरी। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या होती है, यहाँ पे इस पदार्थ में उत्पन्न जो चुंबकीय प्रेरण है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम भाई चुंबकशीलता कहते हैं। आगे हम बात करें भाई चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, देखो अब यहाँ पे हमने जो पदार्थ रखा है तो चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता, सीधी सी बात है, जब चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण आएगा तो उसमें कुछ तीव्रता तो आएगी। तो इस पदार्थ के अंदर इस क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकीय तीव्रता है वो आई है, चुंबकीय तीव्रता आई है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो H है, इस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है सीधी सी बात है वो H है। इसको हमने क्या किया, एक अनुपात में लगा दिया, यही बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा भाई चुंबकीय प्रवृत्ति। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आती है आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब देखो आपेक्षिक चुंबकशीलता कैसे निकालते हैं, ये हमारा पदार्थ है और इस पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो अभी हमने देखी थी कितनी है, वो हमारी है म्यू, म्यू है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे निर्वात और वायु की चुंबकशीलता जो है वो म्यू नॉट है, इन्हीं को दोनों को हमने अनुपात में लगा दिया, ये होगी भाई आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आप सिंपल में इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे डेफिनेशन को, जो यहाँ पे दिख रहा है वही हमने लिखा है, तो रटे ना, फॉर्मूले की हेल्प से निकालें। फिर आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, क्या होते हैं, हमारे पास क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा इस साइड है, ठीक है, इस साइड है। हमने कोई पदार्थ रखा और इस पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसमें रखने पर, फील्ड में रखने पर उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी साइड है, दोनों की सेम है, तो इसे बोलते हैं हम अनुचुंबकीय। अगर हमने इसमें पदार्थ रखा, अगर हम इस क्षेत्र में कोई पदार्थ रखते हैं, कोई पदार्थ रखते हैं और इस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, उल्टी दिशा में हो, तो इसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आपको करने हैं। अनुचुंबकीय ये हो गया और इसके ये सिंपल से पॉइंट आपको देख लेने हैं। उसके बाद प्रतिचुंबक अभी बताया मैंने, ये इसका उल्टा होता है, इसके सिंपल से पॉइंट है, ये आपको देख लेने हैं। फिर बात आती है लो चुंबकीय। लो चुंबकीय में थोड़ा डिफरेंस होता है बस अनुचुंबकीय से। जैसे क्या होता है, अनुचुंबकीय हमने इस तरह से पदार्थ रखा था तो इसकी क्षेत्र की दिशा इसी साइड थी, बाहर वाले की साइड, ठीक है थी। अब लो चुंबकीय में जो होती है इसी साइड होती है लेकिन बहुत तीव्र होती है, ज्यादा होती है, तो उसको लो चुंबकीय बोलते हैं। ये तो इसके सिंपल से पॉइंट है, आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है डोमेन सिद्धांत के आधार पर लो चुंबकीय की व्याख्या कीजिए। देखो परमाणु क्या होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं नाभिक के चारों ओर। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, वो अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं इस तरह से, देखो ऐसे ही घूम रहा है, ये चल भी रहा है और गोल गोल अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है। तो दो तरह की गति इलेक्ट्रॉन करते हैं और इस गति के इफेक्ट से ही परमाणु चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब डोमेन में क्या होता है, बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं और उनके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम होती है, सेम होती है, इसी बात है। तो इसी के प्रभाव से हमारा यहाँ पे चुंबकत्व को बताया गया है, सिंपल सा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये भी यहाँ पे इसी तरह से इसी पर आधारित है, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है
विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर जो है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आता है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे पास कोई इस तरह से कुंडली है, कुंडली इस तरह से, हमने इसमें आई धारा बहाई, ठीक है, आई धारा बहाई। अगर हम इस धारा के मान में परिवर्तन कर दें तो इसके अंदर एक ऑटोमेटिक क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से यहाँ पे विद्युत धारा बहने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है फैराडे के प्रथम नियम में, जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लास्क के मान में परिवर्तन किया जाता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बात खत्म, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, चुंबकीय फ्लास्क के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लास्क के मान में परिवर्तन बोल दो या धारा के मान में परिवर्तन, क्यों, क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन होगा तभी चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होगा। फिर आता है फैराडे का द्वितीय नियम। अब यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लास्क में परिवर्तन, देखो ये तो हो गया फ्लास्क में परिवर्तन, इसकी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये क्या है, ये फ्लास्क में परिवर्तन की दर माइनस लगा दिया तो ये हो गई ऋणात्मक दर, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये लिखा है हमने कि क्या होता है भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है फ्लास्क में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फिर आता है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो विद्युत वाहक बल और ये जो धारा है प्रेरित, ये जिस कारण से उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे इस धारा के मान में परिवर्तन से ये उत्पन्न हो रहे, या ऐसे बोल दो कि फ्लास्क के मान में परिवर्तन से ये उत्पन्न हो रहे, तो फ्लास्क के मान में परिवर्तन का ही विरोध करते हैं। इसका मतलब जिस कारण से ये उत्पन्न होंगे उसी का ये विरोध करेंगे। तो लेंज का नियम सिंपल सा यही है। आगे हम बात करें विद्युत धारा चैप्टर की, किरचॉफ के नियम, बड़े इंपॉर्टेंट नियम है किरचॉफ के नियम। देखो होता क्या है, यहाँ पे मान लो कोई ज्वाइंट है, तो हम दो तारों से धारा लेकर आए और तीन तारों से भेज रहे हैं, तीन तारों से भेज रहे हैं, तो खुद से सोच के बताओ कि भाई जितनी इन दो तारों से धारा यहाँ पे आएगी इतनी ही तो इनसे जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात समझ सकते हैं हम। दो तारों से धारा लेकर आए, तीन तारों से भेज रहे हैं, तो जितनी आएगी इतनी तो जाएगी, चाहे 50 तारों से भेज दो, है सिंपल सी बात है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी संधि पर, संधि का मीन्स होता है जोड़, तो किसी संधि पर आने वाली कुल धारा जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है। ऐसे देखोगे बिल्कुल सिंपल पड़ेगा, ऐसे में लिख के लेके आए ऐसे लिख सकते हो। फिर आता है द्वितीय नियम, ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, आपको ऐसे लिख देना, देखो लिख देना, बस ये लिख देना आपको कि भाई किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है, सिग्मा ई बराबर होता है सिग्मा आई आर के, बात खत्म। बस यहाँ पे लिख देना कि भाई किसी बंद परिपथ में प्रत्येक बंद पास में क्या सिग्मा ई सिग्मा आई आर के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल पड़ेगा, आप कर सकते हैं। आगे हम बात करें, देखो ये थ्योरिया है, ये थ्योरिया मैंने एक वीडियो में सब कराई हुई है, आप उस वीडियो को देख लेना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट का वीडियो, उसको आप देख लेंगे, चैनल पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इनको भी करना है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आप चैनल पे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये करनी है आपको, ये करनी है आपको, ये करनी है आपको, ये करनी है, 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 ये सब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप डेरिवेशन का ट्रिक वीडियो देख लें, न्यूमेरिकल का ट्रिक वीडियो देख लें और इसको कर लें, बहुत अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे। और जिनको कुछ नहीं आता वो स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मुझको फॉलो करें, बहुत अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।